गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोलिक विषय के रूप में अध्याय का आगे का पार्ट भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं। जो पहला है विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। ठीक है, जबकि प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप की वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति की अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा भाग है जल विज्ञान, यह धरातल की जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों पर एवं उनके कार्यों का अध्ययन है। नेक्स्ट चौथा है मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल के अंदर दूसरी शाखा है मानव भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन आता है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव को आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन
अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाएं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैज्ञानिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। नेक्स्ट है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल, इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है वनस्पति भूगोल। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानीय प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जाता है। इसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। ये हैं दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, विधि तंत्र का एवं तकनीक, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको GIS कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैश्विक स्थितिक तंत्र GPS, ज्योग्राफी पोजीशन सिस्टम। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भू सूचना विज्ञान तकनीक के कोई दो उदाहरण दीजिए, तो आपको देना है GIS और GPS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय को यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होते रहें। उदाहरण, जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन में क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचना देता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र में GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ज्ञान की नए परिदृश्य का खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र GPS बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान
सैद्धांतिक ज्ञान की सत्य संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता से सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिचित्रित करती हैं। यहाँ भूगोल को एक शाखा, इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झील, परिमंडल से संबद्ध तत्व, जैवमंडल जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा परिशिका के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतिक आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाह, वनों, पर्यटन स्थलों के आधार पर तथा विभिन्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करते हैं। जलवायु का वनस्पति, मत्स्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ऐसी तकनीक विकसित की है कि जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलक, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों की घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि अनावर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षण भूमिगत जल धारण प्रस्तर को पुनर्शित कर कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। भारत ने समुद्री तल की मैग्नीज पिंड एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली। मृदा एवं नवीनीकरण पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती हैं। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति में प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं की भारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य से पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों की समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता में संसाधनों के बढ़ते प्रयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल की महत्व को रेखांकित करता है। भूगोल क्या है? भूगोल की दो परिभाषाएं दी हैं यहाँ, रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आ सकती है कि रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल क्या है या भूगोल को परिभाषित किया तो रिचर्ड हार्टशॉन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की विभिन्नता का अध्ययन करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इन दोनों परिभाषाओं को याद कर लें। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था?
तो ये है इरेटोस्थेनिस, जिसको आपने पहले कर लिया है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा गया है? भौतिक लक्षण कौन सा कहा गया है? मैदान। तीसरा है स्तंभ बंद एवं स्तंभ सेकंड की अंतर्गत दिए गए विषयों को पढ़िए और उनका मिलान करिए। पहला दे रखा है प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान, दूसरा स्तंभ में दे रखा है उसकी शाखा। अर्थात यह मिलान करना है कि मौसम विज्ञान किससे करता है? जलवायु विज्ञान से। जनांकीकी किससे करती है? जनसंख्या भूगोल से। समाजशास्त्र का संबंध किससे है? सामाजिक भूगोल से। मृदा विज्ञान का संबंध किससे है? मृदा भूगोल से, है ना। इस तरह से इसको मैच करना है। इसका क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कौन सा जुड़ा हुआ है? क्यों? इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर आपको पहला और दूसरा सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको करने हैं। धन्यवाद।